यस पीपल, चलिए आ रहा हूं, शुरू करेंगे आज का। इसका पर्पस क्या है सेशन का? इस सेशन का पर्पस है कि एक तूफान रिवीजन हो जाए हमारा चैप्टर नंबर 16 का। चैप्टर नंबर 16 हो चुका है, उसका एक भयंकर सा रिवीजन करेंगे एंड देन वी कैन से चैप्टर नंबर 16 इज नाइसली डन। चलो, चैप्टर नंबर 16 का अगर मैं ओवरव्यू देखता हूं, चैप्टर 16 का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे दिखो, यस। चैप्टर 16 का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसके अंदर 4 टॉपिक्स पढ़े हमने। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, फिर पढ़ा हमने डिपॉजिटरी रिसीट, फिर हमने पढ़ा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड फिर पढ़ा फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। एकदम मजे से हो जाता है, एकदम प्रेम से पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करना है सेशन के अंदर हमको। हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा है एकदम डेप्थ में कि सबसे पहले हमने 4 चार्ट्स को पूरा याद कर लिया, फिर हम लोग नोट्स के अंदर एंटर किए। आते हैं उन 4 चार्ट्स पे, लेट्स सी कि वो चारों के चारों चार्ट हमको अच्छे से याद है या नहीं है। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के अंदर हमने जो सबसे पहले सीखा, व्हाट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। इंडिया के अंदर कोई है, वो क्या है? एलिजिबल, हाँ रिवाइज करके आया, बोलो साथ में। एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी। एक एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी अगर अमाउंट बोरो कर रहा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी, तभी हो जाता है ईसीबी, और ये हो रहा है कमर्शियल लोन। ओके, इजी। 4 चीजें इस चार्ट में कवर होती है। सबसे पहले आता है कि आखिर एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी कौन हो सकती है, कौन है जो एलिजिबल है बाहर से ईसीबी रेज करने के लिए। तो उसमें हमको मिलता है एवरीवन हु इज एलिजिबल टू रेज एफडीआई। जो भी एफडीआई रेज कर सकता है वो ईसीबी रेज कर सकता है। फर्दर साथ ही साथ ये कुछ लोग हैं, ये 4-5 लोग भी ईसीबी रेज कर सकते हैं। पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट्स इन एसईजेड, सिटबी एंड एग्जिम बैंक, ये चारों रेज कर सकते हैं। उसके अलावा एनी रजिस्टर्ड एंटिटी एलिजिबल टू रेज माइक्रो फाइनेंस, ये भी चाहे तो ईसीबी रेज कर सकते हैं, बट ईसीबी रेज सकते हैं ओनली आईएनआर वाला। अरे जबरदस्त। तो ये हो गया हमारा बेसिक एलिजिबल बोरोवर। इसी के साथ में अगर बात करते हैं हम रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, कि आखिर ईसीबी में इंडिया के बाहर के कौन रिकॉग्नाइज्ड लेंडर हो सकते हैं, हु आर एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले कोई भी एंटिटी जो कि एफएटीएफ या आईओएससीओ कंप्लायंट कंट्री, एफएटीएफ और आईओएससीओ कंप्लायंट कंट्री होनी चाहिए, ठीक है साहब। उसके साथ में बोला, लेकिन मेमोरी टेक्निक दी 3 पॉइंट याद रखने के लिए। क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया में इन्वेस्ट कर क्या हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो कर सकते हैं? दूसरा, क्या हम डोनाल्ड ट्रंप से बोरो कर सकते हैं? क्या हम एचडीएफसी यूएस से बोरो कर सकते हैं? तो हमने सबसे पहले होता है कि आखिर कौन होता है रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। कोई भी लेंडर जो कि एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्री से है या फिर आईओसीओ कंप्लायंट कंट्री से है, वो एलिजिबल है। फर्दर 3 पॉइंट, कोई भी अगर रीजनल या मल्टीलेटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे इंडिया भी एक मेंबर है, तो वो भी ईसीबी दे सकता है, एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद में दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल जो कि इक्विटी इन्वेस्टर है, वो भी, उससे भी हम ईसीबी रेज कर सकते हैं। और जब हम बॉन्ड्स इशू करते हैं तब तो ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल से भी रेज कर सकते हैं। और लास्ट आता है कि जो भी इंडियन बैंक्स की सब्सिडरीज या फॉरेन ब्रांचेस हैं, वहां से भी हम ईसीबी रेज कर सकते हैं। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? सुपर वंडरफुल, एकदम मजे में। उसके बाद में लास्ट में हमने लिखा था कि यार अगर हम ऐसा कभी भी कर रहे हैं कि हमारे फॉरेन ब्रांचेस वगैरह, हमारे जो इंडियन बैंक के फॉरेन ब्रांचेस या फॉरेन सब्सिडरी से रेज कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है ये सिर्फ होगा फॉरेन करेंसी ईसीबी के लिए। जैसे हम यहां पर अगर कभी भी माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के लिए इंडिया में कोई ईसीबी रेज कर सकता है, वो आईएनआर में होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर एलिजिबल रेसिडेंट ये है कि इंडियन कंपनी का, इंडियन एंटिटी, इंडियन बैंक का फॉरेन सब्सिडरी या फॉरेन ब्रांच से ले रहे हैं, तो वो फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए। उसके बाद में आ गया था एक्सेप्ट एफसीसीबी, एफसीईबी। एफसीसीबी, एफसीईबी में ये अलाउड नहीं होता है। फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, कोई भी इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरी है तो सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अपने सेक्टोरल कैप का ध्यान रखते हुए कैन पार्टिसिपेट एज अंडरराइटर, अरेंजर, मार्केट मेकर, ट्रेडर फॉर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑल्सो। वैसे तो अगर हमने बात किया कि रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन है, तो हमने पढ़ा रिकॉग्नाइज्ड लेंडर के अंदर आ गया हमारा इंडियन बैंक के ओवरसीज सब्सिडरी ब्रांचेस भी आ गए, लेकिन सिर्फ फॉरेन करेंसी के लिए। लेकिन अगर कभी यहाँ से कोई कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड्स जो कि आईएनआर में भी है, तो भी हमारे फॉरेन ब्रांचेस जो हैं, जो हमारे ओवरसीज सब्सिडरीज भी हैं, वो वहां पर हमारे अरेंजर, अंडरराइटर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन बैंक की बाहर अगर मान लीजिए बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो उस केस में वो अंडरराइटर की तरह काम नहीं कर सकते। ये बहुत सारी चीजें रिकॉग्नाइज्ड लेंडर के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ में हमने इसी चार्ट में एक और चीज पढ़ी थी कि जो हमारे ईसीबी होते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं। ईसीबी कुड बी आईएनआर डिनोमिनेटेड और एफसी, बेसिक चीजें फॉरेन करेंसी आईएनआर में हो सकता है। इसके फॉर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और एनी ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स। तो ये सब भी ईसीबी रहता है। सुपर वंडरफुल। चलो,
इसके बाद में एक और चीज इसी चार्ट के अंदर कवर्ड है हमारी नेगेटिव लिस्ट, कि कभी भी अगर हम ईसीबी रेस कर रहे हैं तो ईसीबी कैन बी रेस फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर मेजर 3 बोलो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये 3 मेन हो गए। फिर नेक्स्ट 3 फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन। लेकिन इन तीनों चीजों के लिए जो हमने अभी बोला, वर्किंग कैपिटल पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसके लिए हम ईसीबी रेस कर सकते हैं फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। यहां तक हम लोग कंफर्टेबल है। और उसके अलावा ऑन लेंडिंग भी अलाउड नहीं है फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस। ये हमारा पहला चार्ट कंप्लीट हो जाता है ईसीबी का। इस तरह से अगर हमारे चारों चार्ट कंप्लीट है तब हम कह सकते हैं ईसीबी पूरा अच्छे से याद है। चलो देखते हैं हम लोग सेकंड चार्ट में हमने क्या पढ़ा कि ईसीबी कुड बी फॉरेन डिनोमिनेटेड और आईएनआर डिनोमिनेटेड। अगर ये फॉरेन डिनोमिनेटेड ईसीबी है तो हमारा कन्वर्जन रेट होगा एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट और इवन अ लोअर रेट, अ बेटर रेट इफ अग्रीड बाय द लेंडर। और अगर वही हमारा आईएनआर डिनोमिनेटेड है देन डेट ऑफ सेटलमेंट। हेजिंग करना होगा क्या? अगर फॉरेन करेंसी के अंदर हमने ईसीबी लिया है तो हमें हेजिंग करना पड़ेगा एज पर आवर सेक्टोरल कैप प्रूडेंशियल नॉर्म्स। लेकिन अगर आईएनआर डिनोमिनेटेड है तो वो लेंडर करेगा हेजिंग विद एनी एडी कैटेगरी 1 बैंक और इंडियन बैंक का ओवरसीज सब्सिडरी ब्रांच। जबरदस्त। और एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस सेक्टर है तो वहाँ पे 70% हेजिंग कंपलसरी होती है। फिर आ जाता है कि अगर हमने फॉरेन करेंसी के अंदर ईसीबी रेस किया है फिर हम उसको कन्वर्ट करके किसी और करेंसी में ले सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। कन्वर्ट करके किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में या आईएनआर में ले सकते हो। लेकिन अगर आपने रेज ही किया है आईएनआर में तो किसी में भी कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड अंडर ईसीबी हैज टू बी 3 इयर्स कंपल्सरीली। फिर हमने बहुत सारे इसके एक्सेप्शन भी देखे कि कभी 1 ईयर हो जाता है, कभी 5 ईयर हो जाता है, 10 ईयर हो जाता है, 7 ईयर हो जाता है। ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। यहां पे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर आप कभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेस कर रहे हैं अप टू 50 मिलियन तो उनके लिए मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि फॉरेन इक्विटी होल्डर रेस कर रहा है फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन तो वहां पे हो जाएगा 5 इयर्स। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑलरेडी। 7 इयर्स, 10 इयर्स सारे प्रोविजन उस पर भी जाएंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। उसके बाद में आ गया ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, बेंचमार्क प्लस 450 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड फॉर आईएनआर डिनोमिनेटेड। फॉरेन करेंसी में होगा तो एनी न्यू ईसीबी का होगा बेंचमार्क प्लस 500 बेसिस पॉइंट्स। और वहीं जो पहले था लाइबोर पे और कन्वर्ट होकर अब एआरआर में हो चुका है वहां पे बेंचमार्क प्लस 5.5% या फिर हम 550 बेसिस पॉइंट उसको कह सकते हैं। काफी आसान। और अदर कॉस्ट जो अपना रेगुलर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है एडिशनल नॉट मोर देन 2%। आप नॉट मोर देन 2% यू कैन चार्ज अदर कॉस्ट। ये हो गया चार्ट नंबर 2। अब तो ईसीबी भी इजी लगने लग जाता है हमको अगर हम देख रहे हैं तो। चलिए उसके बाद में आ रहा है हमारा ईसीबी के प्रोविजंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले कहते हैं लिमिट ऑफ ईसीबी। 3 लिमिट से ध्यान रखना पड़ेगा। 750 मिलियन हो गया। उसके बाद में 7:1 का रेशियो, और ये 7:1 का रेशियो अप्लाई नहीं करेगा अप टू 5 मिलियन। चलो फिर हम कहते हैं कि हम क्या ईसीबी के प्रोसीड्स को अब्रॉड में पार्क कर सकते हैं, इंडिया में पार्क कर सकते हैं? यस। अगर ईसीबी रेस किया है अपने आईएनआर में तो इंडिया में ही लाना पड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर ईसीबी रेस किया अपने फॉरेन करेंसी में देन यू मे कीप इट इन फॉरेन पेंडिंग यूटिलाइजेशन और मे ब्रिंग इट इन इंडिया। आपके पास चॉइस है। अगर आप फॉरेन के अंदर ईसीबी प्रोसीड्स को पार्क करना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किसी भी बैंक के सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हो विद मिनिमम क्रेडिट रेटिंग एज प्रिस्क्राइब। किसी भी ट्रेजरी बिल या कोई भी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हो विद मिनिमम क्रेडिट रेटिंग एज प्रिस्क्राइब। मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर ना, जिसका टेन्योर 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा आप इंडियन बैंक के ओवरसीज ब्रांच या सब्सिडरी में रख सकते हो। थर्ड पॉइंट में कोई मिनिमम रेटिंग नहीं है। एंड व्हाट इज द मिनिमम रेटिंग प्रिस्क्राइब्ड? अगर रेटिंग लिया आपने टॉप, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच आईबीसी, 3 है। अगर मूडीज से लिए देन इट इज AA3, और अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर या फिच आईबीसीसी लिए तो AA-। सही है। ये हमारी मिनिमम प्रिस्क्राइब रेटिंग है। इसके ऊपर ही आपकी रेटिंग होनी चाहिए तभी वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स रिपीट इट अगेन। फोकस करना आप रेटिंग के साथ में। क्या हम हमारे ईसीबी प्रोसीड्स को अब्रॉड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप ईसीबी प्रोसीड्स अगर फॉरेन करेंसी में है तो अब्रॉड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 ऑप्शन है। किसी भी बैंक के सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जिसका मिनिमम रेटिंग अगर आपने लिया है रेटिंग फ्रॉम मूडीज AA3, अगर आपने रेटिंग लिया है फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड पुअर या फिच आईबीसी देन AA-। इतनी मिनिमम रेटिंग है तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा हो जाता है किसी भी ट्रेजरी बिल में या फिर किसी भी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट जिसका टेन्योर 1 ईयर से कम है, जिसका मिनिमम रेटिंग अगर आपने मूडी से लिया है तो AA3 या फिर आपने स्टैंडर्ड पुअर या फिच आईबीसी लिया है तो AA- प्रिस्क्राइब्ड है। इतना है ही है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर लास्टली इंडियन बैंक के ओवरसीज ब्रांच या ओवरसीज सब्सिडरी के अंदर आप इंडियन बैंक के ओवरसीज ब्रांच या ओवरसीज सब्सिडरी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एकदम जबरदस्त।
अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इसी प्रोसीड्स को पेंडिंग यूटिलाइजेशन इंडिया में लाके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो यानी टर्म डिपॉजिट विद एडी कैटेगरी 1 बैंक, लेकिन उसका टेन्योर 12 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो हमेशा अनएंकम्बर्ड होना चाहिए. टर्म डिपॉजिट एडी कैटेगरी 1 बैंक, टेन्योर अप टू 12 मंथ्स एंड इट शुड बी अनएंकम्बर्ड. और ये हो गया यहाँ पे प्रोविजन. फिर हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बारे में, स्टार्टअप को लेके कि क्या हम स्टार्टअप ईसीबी रेस कर सकता है, क्या कर सकता है. उसके अंदर और पॉइंट्स भी पढ़े, लेकिन ये 5 पॉइंट तो यहीं पे याद करके हमको जाने कि स्टार्टअप ईसीबी रेस कर सकता है क्या. बिल्कुल कर सकता है, बट इट हैज टू बी स्टार्टअप एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकंड, इसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड शुड बी 3 इयर्स. उसके बाद में लेंडर शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्री. बस रुक जाओ. उसके बाद में फोर्थ, बोरोवर जो हुई है या तो वो लोन के फॉर्म में होगी, कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर. और लास्ट हो जाता है यहाँ पे स्टार्टअप की जो ओवरऑल बोरिंग लिमिट है वो हो जाएगी 3 मिलियन. जो ओवरऑल नहीं, उसकी लिमिट 3 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर. एकदम आराम से रुक जाओ. अब एक बार इन 5 पॉइंट को वापस देखते हैं. अगर स्टार्टअप को इसी भी रेस करना है, इट शुड बी स्टार्टअप एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट. दूसरा पॉइंट, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड शुड बी 3 इयर्स. उसके बाद में लेंडर शुड बी एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्री का. उसके बाद में आपका जो स्टार्टअप आप रेस कर रहे हो वो आप रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लोन और फुली कन्वर्टेबल, पार्शियल कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर. और आपकी लिमिट है 3 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर. अब इसमें एक पॉइंट है कि हम रेस कर सकते हैं ओनली फ्रॉम अ कंट्री जो कि एफएटीएफ कंप्लायंट है. उसमें क्या लिखा है कि वैसे तो हम रेस करेंगे ओनली फ्रॉम अ कंट्री विच इज एफएटीएफ कंप्लायंट. हाउएवर, foreign branch or subsidiary of Indian bank, an overseas entity in which Indian entity has made overseas direct investment as per the extent ODI policy will not be considered as recognized lender. हमने अगर कहीं पे ODI इन्वेस्टमेंट किया है तो वो हमारे स्टार्टअप को फिर लोन नहीं दे सकता. तो नॉर्मली तो कोई भी एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्री से आके हमें लोन दे सकता है, लेकिन अगर कोई एक एंटिटी है जिसको इंडिया की किसी भी कंपनी ने ओडीआई किया है वो हमारे स्टार्टअप को लोन देना चाह रहे हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं, फिर आप हमें लोन देके इंटरेस्ट इनकम लेके जाओगे, ये नहीं चलेगा. तो ये स्टार्टअप के बेसिक फीचर्स हमारे रिवाइज हुए. अब आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की. ये बड़े बड़े पॉइंट. सबसे पहले पॉइंट में 5 पॉइंट आ जाते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी अगर चाहे वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए लोन ले सकती है. मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड लेंडर अंडर ऑटोमेटिक रूट विदाउट मैंडेटरी हेजिंग. एकदम आराम से 5 पॉइंट. अगर कभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पैसा रेस करना है तो वो ऑटोमेटिक रूट से रेस कर सकती है सारे रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से 3 ईयर का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी के साथ में. और 2 पॉइंट क्या, विदाउट एनी मैंडेटरी हेजिंग एंड इवन फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस. लेकिन इनका जो लिमिट आता है, एक ओवरऑल लिमिट आता है ऑफ $10 बिलियन. ओवरऑल सीलिंग आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे $10 बिलियन का, 2 यूज लिमिट. ये हमारा चार्ट नंबर 3 हो गया. चार्ट नंबर 4 में तो कुछ है ही नहीं. प्रोसीजर फॉर रेसिंग ईसीबी कैन बी रेस थ्रू ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट. अगर हम उसको ऑटोमेटिक रूट से रेस करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एडी कैटेगरी में बैंक के पास जाके अप्लाई करना है, रिमेनिंग प्रोसेस अपने पास हो जाएगा बिकॉज ये ऑटोमेटिक है. अगर आपको अप्रूवल रूट से जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एडी कैटेगरी में बैंक को एप्लीकेशन देना है. ये एप्लीकेशन आरबीआई के पास जाएगा थ्रू एडी कैटेगरी में बैंक. ओके, अबव अ प्रिस्क्राइब लिमिट अगर है आपका अमाउंट तो पहले वो आरबीआई के पहले जाता है इंपावर्ड कमिटी के पास. फिर इंपावर्ड कमिटी उस पर अपना रिकमेंडेशन दी और आरबीआई को देती है. फिर आरबीआई फाइनली अप्रूवल या रिजेक्शन देते हैं. कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो हमें पता होनी चाहिए. जैसे ही हमने अप्लाई किया हमारा एक नंबर जनरेट हो जाता है जिसे कहा जाता है लोन रजिस्ट्रेशन नंबर. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने अभी तक दी है उसमें अगर कुछ भी चेंज हुआ तो दिस चेंज हैज टू बी नोटिफाइड टू देम विद इन 7 days. एनी चेंजेस टर्म्स एंड कंडीशन टू बी नोटिफाइड टू आरबीआई थ्रू एडी कैटेगरी बैंक विद इन 7 days. एंड मंथली रिपोर्टिंग करनी है हमें हमारे सारे ट्रांजैक्शंस की थ्रू एडी कैटेगरी बैंक टू डीएसआईएम. डीएसआईएम का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट विद इन 7 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ. तो आपका कोई इन्फॉर्मेशन में चेंज हुआ तो विद इन 7 days बताओ चेंज से. और एवरी मंथ एंड के 7 दिन के अंदर आपको एडी कैटेगरी बैंक को भी बताना है. वो डीएसआईएम को आगे इन्फॉर्म करेगा आपके सारे ट्रांजैक्शन. फिर हमने लेट सबमिशन फीस की बात भी कर ली थी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटी. फिर हमने तो उसको डेप्थ में ही पढ़ लिया था कि अनट्रेसेबल एंटिटी होता क्या है, उसके बाद में उसके ऊपर क्या क्या आप एक्शन ले सकते हैं. और ये है ईसीबी के वो पॉइंट जो आपको कंठस्थ होने चाहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. तो अगर ईसीबी का ये जो चार्ट पूरा पड़ा ये अगर हमें कंठस्थ है देन वी आर सुपर सॉर्टेड. एंड आई थिंक दिस इज आवर नई करके भी 3rd रिविजन. हमने पहले एक बार किया था, फिर किया था ईसीबी के लेक्चर के टाइम पे हमने 2-3 बार उसको रिवाइज किया, फिर हमने एक बार रिवाइज किया और हमें वापस लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के सारे पॉइंट. आपको दिमाग में वो चार्ट की पिक्चर मेमोरी बैठ जानी चाहिए.
ये फर्स्ट चार्ट है, उसमें यहाँ पर है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज लेंडर हो गया, ये एलिजिबल बोरोवर हो गया, ये एंड यूज हो गया। सेकंड चार्ट में आए, यहाँ पे फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी का डिस्टिंग्विश हो गया, किस रेट पे कन्वर्ट होता है, अग्रीमेंट, सेटलमेंट, यहाँ पे हमें करना है हेजिंग, यहाँ पे वो करेगा हेजिंग, यहाँ पे कन्वर्जन अलाउड है, यहाँ पे कन्वर्जन अलाउड नहीं है, यहाँ पे बेंचमार्क प्लस 450 बेसिस पॉइंट फॉर INR हो गया, यहाँ पे नॉट मोर देन 2% हो गया, यहाँ पे हमारे लिमिट्स हो गए 750 मिलियन, 7:1, 5 मिलियन, ये सब लिमिट हो गई। उसके बाद में चार्ट में आ गए हम, यहाँ पे स्टार्टअप की लिमिट आ गई, यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी की लिमिट आ गई, यहाँ पे अब्रॉड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते उसके आ गया, यहाँ पे हमारे दूसरे पॉइंट्स आ गए सिंपल। उसके बाद में लास्ट में आ गए तो हमारे ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट और नीचे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। सो ईजी, दिमाग में चिपक जाना चाहिए ECB यहाँ तक। तो अगर ये चिपका हुआ है तो एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाओगे। चलो अब हम एक बार नोट्स में आ जाते हैं। नोट्स में हमने फिर प्रॉपर्ली पढ़ के हाईलाइट भी कर दिया था कि हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा तो क्या है। चलो ECB में सब कुछ चल रहा है। फिर हमने पढ़ा साथ ही साथ हम जब भी ECB रेज करते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ FCCB, FCEB ऑल्सो एंड इवन फाइनेंशियल लीज, ये भी एक फॉर्म है और ये दोनों जगह पे आ सकता है आपका। यहां पर भी आ सकता है फाइनेंशियल लीज, बिकॉज फाइनेंशियल लीज तो आपका INR में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हमेशा फॉरेन करेंसी में होगा, वो INR में नहीं हो सकता है, और प्लेन वनीला बॉन्ड है जो रुपी डिनोमिनेटेड वो भी आ जाएंगे INR के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, हमारा बेसिक तो रहेगा ये बैंक लोन, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स, फिर आ गया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड और साथ में फाइनेंशियल लीज। और मैं INR की बात करूं तो सेम पहले आएगा हमारा बैंक लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स। उसके बाद में FCCB, FCEB नहीं आ सकता है, सीधा फाइनेंशियल लीज एंड प्लेन वनीला बॉन्ड विच इज इन रुपी डिनोमिनेटेड प्लेन वनीला बॉन्ड, इजी। फिर हमारा एलिजिबिलिटी ये तो सेम रहा, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर सेम रहा, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी सेम रहा, कॉल एंड पुट का अगर ऑप्शन है तो वो भी आपका 3 इयर्स के बाद ही होगा, ये हो गया। फिर आ गया आपका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड नॉर्मली तो आपका जो चल रहा है वो है 3 इयर्स, 1 ईयर और 5 ईयर का स्पेशल केस हमने पहले पढ़ा। अब हम उसको यहाँ पे लेकर आते हैं, हमने कैसे पढ़ा अच्छे से ध्यान देंगे कि अगर जब कभी भी ECB जनरली इज रेज्ड फॉर 3 इयर्स, जनरली ECB इज रेज्ड फॉर 3 इयर्स, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड उसकी 3 होनी चाहिए। ECB फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अप टू 50 मिलियन, 50 मिलियन है कि 5 मिलियन है, 50 मिलियन है, तो इट विल बी रेज्ड फॉर 1 ईयर, वहां पे मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर हो जाता है। अब उसके बाद में स्पेशल केसेस पढ़े सारे कि अगर ECB रेज कर रहे हैं आप फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर दीज 3 पर्पसेस, तो देन मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड इज 5 इयर्स। ये तो हमारे चार्ट में भी था। अब नई चीज क्या पढ़ ली, अगर आप ECB रेज कर रहे हो फ्रॉम समवन एल्स फॉर वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, देन द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी बिकम्स 10 years. If ECB are raising from any other person, not foreign equity holder, for repayment of rupee loan, और repayment of rupee loan के अंदर rupee loan क्यों लिया था? Capital expenditure के लिए, not for capital. अगर not for capital expenditure, then minimum average maturity period becomes 10 years. And if you obtain for capital expenditure, then it becomes 7 years. The best thing to remember this is, एक बार ये उड़ाने का और अकेले में देखने का कि याद आ रहा है क्या। ECB generally is raised for 3 years. ECB from manufacturing sector up to 50 million is raised for 1 year. ECB from foreign equity holder for the 3 purposes: general corporate purpose, repayment of rupee loan and working capital purpose. It is raised for 5 years. Now, ECB from any other person for general corporate purpose, working capital, raised for 10 years. ECB from any other person for repayment of rupee loan, the rupee loan was not for capital expenditure, 10 years. The rupee loan was for capital expenditure, 7 years. ये एक तरीका वो याद करने का। उसके बाद में क्या करने का, सर मत करो ये नहीं, उसके बाद में ये उड़ा देने का। और अब देखो क्या अब आप बता पा रहे हो क्या पूरा, ये दोनों तरीके से देख लिया, देन यू आर सॉर्टेड। फिर क्या गलती करोगे आप, मुझसे नहीं लेने का पंगा, इधर चलो। यस यस 3 इयर्स, 3 इयर्स होता है नॉर्मली, जनरली इट इज फॉर 3 इयर्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अप टू 50 मिलियन 1 ईयर। हम अगर रेस कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर 3 पर्पसेस: जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वर्किंग कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, 5 इयर्स। हम रेस कर फ्रॉम एनी अदर पर्सन फॉर 2 पर्पसेस, कौन सा दो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड वर्किंग कैपिटल पर्पस, देन इट इज फॉर 10 इयर्स। इफ यू आर रेजिंग फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन फॉर नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था 10 इयर्स, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 7 इयर्स। हो गई बात खत्म। ऐसा अब जो ये नंबर है वो तो याद ही करने पड़ेंगे, कोई लॉजिक नहीं हो सकता, बट याद भी अगर ऐसे 2-3 बार दिखा तो याद हो जाता है। ये हो गया हमारा मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेंचमार्क रेट हमने पढ़ लिया पूरा अच्छे से। उसके बाद में एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ लिया, लोअर रेट भी अलाउड होती है। फिर हमने पढ़ा हेजिंग के अंदर कि हेजिंग करते समय अगर हमने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग किया है तो हेजिंग हमें करनी पड़ेगी एज पर आर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सेक्टोरल नॉर्म्स।
उसके बाद में हेजिंग करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज, हेजिंग आपका होगा प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट के अमाउंट का, टोटल अमाउंट का हेजिंग करोगे, ठीक है सर कर देंगे। दूसरा चीज, हेजिंग आपको करना होगा टोटल टेन्योर का, और सर लेकिन हेजिंग के कॉन्ट्रैक्ट तो 1 ईयर के होते हैं, तो आप 1 ईयर का करो और उसके बाद में उसका करो रोल ओवर इन सच अ फैशन दैट यू आर नेवर अनहेज्ड, हमेशा हेज्ड रहना है। तीसरा, सर नेचुरल हेजिंग कर सकते हैं क्या? नेचुरल हेजिंग कर सकते हो बट ओनली इन द सेम करेंसी एंड आफ्टर ऑल द आउटफ्लो एक्सपेंसेस। आप नेचुरल हेजिंग भी कर सकते हो बट सेम करेंसी में करोगे, और सारे कैश आउटफ्लोस को कंसीडर करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट से आप नेचुरल हेजिंग कर सकते हो। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा लिमिटेड लेवरेज हो गया था सब कुछ से। उसके बाद में पढ़ा क्या गारंटी देना अलाउड है क्या? नो, कभी भी किसी भी प्रकार की गारंटी इंडियन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी नहीं दे सकते, लेकिन पर्सनल गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी अलाउड है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गारंटी अलाउड नहीं है, लेकिन पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी अलाउड है। फिर पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड सेम हो गया, प्रोसीजर फॉर ईसिंग ईसीबी सेम हो गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सेम हो गया। हम सीधे आते हैं एसओपी फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज कि अनट्रेसेबल एंटिटीज के लिए क्या एसओपी है। अनट्रेसेबल एंटिटी क्या होता है? सबसे पहले तो अनट्रेसेबल एंटिटी के अंदर हमने पढ़ा कि अनट्रेसेबल एंटिटी के लिए कुछ फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले, उन्होंने रिटर्न सबमिट ही नहीं किए फॉर अ पीरियड ऑफ 8 क्वार्टर्स। 8 क्वार्टर्स तक अगर किसी ने कोई रिटर्न सबमिट की नहीं किए, उसके बाद में वो व्यक्ति रीचेबल रिस्पॉन्सिव नहीं था फॉर अ पीरियड ऑफ 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर्स तक वो रीचेबल ही नहीं है। 8 क्वार्टर्स तक उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, 2 क्वार्टर्स तक हम उसको नोटिस भेज रहे हैं, वो रीचेबल ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन रिमाइंडर हमने भेज दिए 6 और मोर, हमने 6 या उससे ज्यादा उसको डॉक्यूमेंटेड रिमाइंडर्स भेज दिए। और लास्ट आ गया आपका 3 ही मेजर कंडीशन है, और उसके बाद में हमने साथ में गए उसके एंटिटी के एड्रेस पे वो ऑपरेटिव नहीं है, और उसने स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट भी नहीं दिया फॉर लास्ट 2 इयर्स। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कहते हैं कि वो है एक अनट्रेसेबल एंटिटी। समझना आराम से, ये बहुत ईजी याद रखना। 8 2 6 2, ये है 5 कंडीशन। 8 to 6 2, 8 to 6 2, 8 क्वार्टर तक वो उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, 2 वीक्स तक या क्वार्टर तक 2 क्वार्टर तक वो है अनरिस्पॉन्सिव, 6 रिमाइंडर्स हमारे जा चुके हैं, और 2 इयर्स से स्टैट्यूटरी ऑडिट का कोई रिपोर्ट आया नहीं है, सर्टिफिकेट आया नहीं है, और उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे फिजिकली हम गए तो मिल नहीं रहा है। 8 2 6 2, 8 क्वार्टर तक उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, 2 क्वार्टर तक वो अनरिस्पॉन्सिव है, 6 रिमाइंडर जा चुके हैं, 2 ईयर्स से उसका जो सर्टिफिकेट होता है ऑडिटर का वो आया नहीं है, और वो फिजिकली भी जो उसका ऑफिस है वहां पे वो अवेलेबल नहीं है, तो उसे बोलेंगे अनट्रेसेबल। मिल ही नहीं रही है, अनट्रेसेबल एंटिटी है। अनट्रेसेबल एंटिटी मिली तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो कंट्री अपने आउटस्टैंडिंग डेट से इसको कर देगा राइट ऑफ। अनट्रेसेबल एंटिटी के डेट को कंट्री अपने आउटस्टैंडिंग डेट से कर देगा राइट ऑफ। इसका मतलब नहीं है कि लेंडर पैसे नहीं ले सकता, लेंडर पैसे लेने के लिए केस फाइल कर सकता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट, बट कंट्री तो राइट ऑफ करेगा, तभी तो किसी और को मौका मिलेगा, तो कंट्री इसको अपने टोटल डेट से कर देगा राइट ऑफ। उसके बाद में उस व्यक्ति की कोई फ्रेश ईसीबी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, डीई मतलब ईडी जिसको कहते हैं, ईडी को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे, और लास्ट में कोई भी इनवर्ड रेमिटेंस और डेट सर्विसिंग इसकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, एकदम आराम से। उसका कोई ईसीबी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका कोई डेट सर्विसिंग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हो गई 2 चीजें, ईडी को भी बता देंगे और साथ ही साथ उसका हम ओवरऑल कंट्री से राइट ऑफ भी कर देंगे। राइट ऑफ करना ईडी को बताना, और अब हम उनका कोई डेट सर्विसिंग भी नहीं करेंगे और उनको कोई भी ईसीबी रेज भी करने देंगे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हो गया अनट्रेसेबल एंटिटी के ऊपर क्या एक्शन लेंगे। तो अनट्रेसेबल एंटिटी क्या होती है उसके लिए 5 पॉइंट पढ़ना पड़ता है, और उसमें क्या एक्शन लेंगे उसके 4 पॉइंट। ईडी को बता देंगे, अमाउंट राइट ऑफ कर देंगे, इजी। उसके बाद में कोई ईसीबी का एप्लीकेशन भी नहीं करने देंगे, और साथ ही साथ आपका कोई इन्वर्ट रेमिटेंस होगा तो वो भी हम नहीं लेंगे, बाहर से कोई आपका पैसा आ रहा होगा तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेने नहीं देंगे जब तक आप ये सब हैंडल नहीं कर लेते हो। उसके बाद हमने कुछ टॉपिक पढ़े जैसे कि पावर डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी वन बैंक टू डील विद ईसीबी केसेस। कुछ पर्टिकुलर टाइप की ईसीबी के केसेस हैं तो पावर हमने एडी कैटेगरी वन बैंक को डेलीगेट कर दिया। जैसे कि अगर कभी भी एडी कैटेगरी वन बैंक की आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, आरबीआई के पास जाने की जरूरत नहीं है। पिछले बैंक का क्या लेना होगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो आपका पुराना एडी कैटेगरी वन बैंक था उसका एनओसी ले लो और नए एडी कैटेगरी वन बैंक के पास आप जा सकते हो। नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ एलआरएन। अगर आपको कभी भी एलआरएन कैंसिल करना है तो उस केस में ये कब? आपने कोई लोन का अमाउंट पैसा रिसीव ही नहीं हुआ, आपने लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लिया बट यू नॉट रिसीव्ड एनी पेनी, यू नॉट रिसीव्ड एनी मनी, यू वांट टू कैंसिल एलआरएन, तो आप कर सकते हो एडी कैटेगरी वन बैंक के साथ में। रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग ईसीबी को रीफाइनेंस कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं एडी कैटेगरी वन बैंक के साथ, लेकिन आपका जो ऑल इन कॉस्ट ऑफ फ्रेश ईसीबी है शुड बी लोअर देन ऑल इन कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ईसीबी, ओवरऑल लेस होना चाहिए। ठीक है सर।
कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, क्या हम ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर रीफाइनेंसिंग तो एक डिटेल टॉपिक था, रीफाइनेंसिंग डिटेल टॉपिक है कहां पे? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर, वहां पर डिटेल टॉपिक है। यहां पर रीफाइनेंसिंग बस आप ऑल इन कॉस्ट का ध्यान रखो, रीफाइनेंसिंग कर सकते हो। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, क्या हम हमारे ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, एडी कैटेगरी बैंक आपकी ईसीबी को इक्विटी में भी कन्वर्ट करा सकता है। सर कैसे हो सकता है? आपका मैच्योर हो गया लेकिन अनपेड है, आपका ईसीबी ड्यू हो गया बट आप पे ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप बदले में इक्विटी शेयर दे सकते हो इफ यू कंप्लाई विद द कंडीशन। क्या आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर कवर होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट अप्रूवल के अंदर कवर्ड है तो अप्रूवल रिसीव हो गया, या तो आप ऑटोमेटिक रूट में हैं और अगर आप अप्रूवल रूट में हैं तो अप्रूवल रिसीव हो चुका है। ठीक है सर। उसके बाद में 1 को मैं कनेक्ट करता हूं यहां से, आप अपने सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स को भी सेटिस्फाई करते हो, जितने भी आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, लिमिट्स हैं, उसके भी अंदर आप रहोगे। दूसरा, आपने लेंडर का कंसेंट ले लिया है, द कन्वर्जन शुड बी विद लेंडर्स कंसेंट एंड विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, कुछ एडिशनल कॉस्ट भी नहीं लगा रहे हो, लेंडर का कंसेंट भी ले लिया। इस सेकेंड पॉइंट को हम यहां पे कनेक्ट करते हैं, कोई और लेंडर भी है तो उसका भी कंसेंट ले लिया। एक तो ये लेंडर जिसने ईसीबी हमको दिया था कि भाई आपकी ईसीबी की जगह हम आपको इक्विटी शेयर देना चाहते हैं, डन, दे दिया। और दूसरा जो हमारे बाकी लेंडर है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, सबसे कंसेंट ले लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, आपकी जो प्राइसिंग गाइडलाइंस है वो भी आपको कंप्लाई करनी होगी, एंड उसी के साथ में कनेक्ट होकर आता है कि अगर कन्वर्जन हो रहा है आपका ईसीबी का इनटू इक्विटी तो वो होगा, जो कन्वर्जन प्राइस होगा, रेट, एक्सचेंज रेट, डेट ऑफ अग्रीमेंट, डेट ऑफ अग्रीमेंट के हिसाब से। और साथ में वही जाता है कि अगर कोई भी आपने लेसर रेट अग्री किया लेंडर के साथ तो वो भी चलेगा। और उसके बाद में आ जाता है आपका एक फुद्दू सा पॉइंट कि आपको रिपोर्टिंग करनी आरबीआई को, कैसे? एफसीजीपीआर। आप पार्शियल कन्वर्जन करो, आप फुल कन्वर्जन करो, आप किसी प्रकार कन्वर्जन करो, फेजेस में करो, आपको एफसीजीपीआर फाइल करना है और एंड में एक ईसीबी 2 फाइल करना है, किसी प्रकार कन्वर्जन कर रहे हो। और इसी के साथ में टॉपिक हो जाता है खत्म। एक बार देखते हैं क्या लिखा है। फॉर कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करना है, हमारा ईसीबी अनपेड है और ये सारी कंडीशन कंप्लाइड है तो हम इक्विटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। सारी कंडीशन क्या? सबसे पहला, या तो हम ऑटोमेटिक रूट में आते हैं और अगर अप्रूवल रूट में आते हैं तो अप्रूवल ले लिया है, हमारे सारे प्रूडेंशियल गाइडलाइंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, चलो ठीक है, लिमिट की बात हो गई। उसके बाद में हमने जिस लेंडर को हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं उसका कंसेंट ले लिया, हमने बचे हुए भी सारे लेंडर का कंसेंट ले लिया, कंसेंट वाली बात हो गई, लेंडर की बात हो गई। उसके बाद में हमने हमारे प्राइसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इक्विटी शेयर्स दिया है, और हमने जब जिस एक्सचेंज रेट पे ईसीबी आपका $202,000 का है तो उसको पहले तो आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो इक्विटी शेयर देंगे। तो ये आईएनआर में कन्वर्ट करने की एक्सचेंज रेट की डेट ऑफ अग्रीमेंट, और अगर लोअर रेट अग्री कर ली लेंडर ने तो वो। और लास्ट पॉइंट आ गया कि आपको रिपोर्टिंग क्या करनी है, भले ही आपका पार्शियल कन्वर्जन है, फुल कन्वर्जन है, फेजेस में कन्वर्जन है, आपको एफसीजीपीआर और साथ में ईसीबी 2 फाइल करना होता है। माय गुडनेस, इट्स इजी। फिर आता है आपका स्क्रूटनी फॉर रेजिंग, सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी। सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी का मतलब हो गया कि आज आप ईसीबी रेज कर रहे हैं और बदले में सामने वाला एंटिटी आपसे कुछ मॉर्गेज, कोई सिक्योरिटी मांग रहा है कि मूवेबल दे दो, इमूवेबल दे दो, कोई तो प्रॉपर्टी दे दो। तो अगर कोई सिक्योरिटी आपको ईसीबी पे देना है तो दे सकते हैं क्या? इन्होंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। यहां पर ये कहते हैं कभी भी अगर आपको सिक्योरिटी देना है तो एडी कैटेगरी बैंक के ऑथराइजेशन के साथ में आप दे सकते हो, उनके पास पावर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ईसीबी गाइडलाइंस को आप कंप्लाई कर रहे हो, आपका जो सिक्योरिटी क्लॉज है वो अग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए और एनओसी ले लेना एग्जिस्टिंग लेंडर से। ये 3 कंडीशन कंप्लाइड है तो आप पहली चीज तो कोई भी अपने एसेट को ऐसे सिक्योरिटी दे सकते हो। एडी कैटेगरी बैंक के पास में पावर है कि आपकी सिक्योरिटी देने की या कैंसिल करने की। 3 कंडीशन कंप्लाइड होनी चाहिए तभी आप दे पाओगे। सबसे पहली चीज तो हो गई कि आप ईसीबी के पूरे कंप्लायंस में हो गाइडलाइंस के, आपके लोन अग्रीमेंट का एक क्लॉज है कि सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपने बाकी लेंडर से ले लिया एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनको कोई परेशानी नहीं है, तब आप कोई भी एसेट दे सकते हो। अब आता है एक एक करके एसेट की बात। सर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। आप फेमा के जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करते हो तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दो। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के एंड में हमारी कोशिश ये रहती है कि वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति उस एसेट को इंडिया में ही बेचेगा, क्योंकि रियल एस्टेट वाला बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आएगा। वो व्यक्ति इस एसेट को इंडिया के अंदर ही बेचेगा और इंडिया के अंदर बेचने के बाद में उसका जो पैसा है, जो उसका अमाउंट टोटल क्लेम है वो ले लेगा, बचा हुआ पैसा यहीं पे दूसरे लेंडर को छोड़ के चला जाएगा। सर अगर मूवेबल है तो मूवेबल के अंदर कुछ खास लिखा ही नहीं है। आप मूवेबल के अंदर जो आपके आउटस्टैंडिंग क्लेम है एनओसी लेके आप चाहो तो असेट भी ले जा सकते हो, चाहो तो आप बेच के पैसा भी रिकवर कर सकते हो। क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर फाइनेंशियल एसेट, अगर फाइनेंशियल एसेट पे आपको चार्ज क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हो। अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी होती है, इक्विटी होता है, डेट होता है, बॉन्ड होता है, सर्टिफिकेट होता है, किसी के ऊपर भी आप सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। और साथ में आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की ट्रांसफर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इस रेगुलेशन को कंप्लाई करना होगा।
इश्यू ऑफ कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटी। सर गारंटी अलाउड नहीं, हमने पढ़ा था। अरे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनकी गारंटी अलाउड नहीं है, एनबीएफसी की गारंटी अलाउड नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी अलाउड है। अगर कोई भी व्यक्ति कॉर्पोरेट गारंटी भी देना चाहता है या इंडिविजुअल गारंटी भी देना चाहता है, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशन 2000। और अगर कंपनी की गारंटी तो बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, इंडिविजुअल की गारंटी तो उसका बस एक रिक्वेस्ट चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग? खत्म, इजी। एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि और ईडी कैटेगरी बैंक क्या करेगा, तो छोटे मोटे अपने पावर का इस्तेमाल करेगा। फिर हमारा आता है, हम पढ़ लेते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के 5 पॉइंट, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले सकता है, ऑटोमेटिक रूट में ले सकता है, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से ले सकता है, एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स, और कोई हेजिंग इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका ओवरऑल सीलिंग कितना है? $10 बिलियन। अरे मचा रहा है ये तो। फिर हमने स्टार्टअप को लेके पॉइंट पढ़े, हमने सेपरेटली कुछ नए पॉइंट भी यहाँ पे पढ़े थे, लेकिन हमें समझा मोरलेस सब ईसीबी नॉर्म, सीसीबी नॉर्म, सी नॉर्म, सिंपल ऐसा होगा वैसे करके इन्होंने बता दिया। कुछ भी खास यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, मतलब एकदम इजी जो हम पढ़कर आए। जैसे कि कन्वर्जन रेट क्या होगा, यहाँ पे हमने एक चीज देख ली, डेट ऑफ अग्रीमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में हमने देख लिया हेजिंग के प्रोविजन। तो सब कुछ जो हमने देखा 5 पॉइंट हमने हाईलाइट कर लिए थे। आपको 5-6 पॉइंट याद रखने होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्टअप के ऊपर क्या नॉर्म्स हैं ईसीबी के, तो यू कैन नॉट राइट ऑल द पॉइंट्स, यू हैव टू सिलेक्ट एंड यू हैव टू राइट 5-6 पॉइंट्स एंड यू हैव टू मूव ऑन। उसके बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ईसीबी हो जाता है खत्म और हम पहुंच जाते हैं डिपॉजिटरी रिसीट में। ईसीबी पढ़ने का बेस्ट तरीका इज, सबसे पहले चारों चार्ट को अच्छे से याद किया, फिर नोट्स में और हाईलाइटेड पार्ट को रीड कर लिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आर वी गुड हियर? The first part and frankly the most difficult part is ECB. Once ECB goes through, then deposit receipt, FCCB धीरे धीरे it gets easy. चलिए यारो, हम लोग पहले करेंगे FCCB, फिर आएंगे डिपॉजिट रिसीट के ऊपर। FCCB बिना नोट्स को ओपन करे एक बार देखते हैं कि हमें कितना याद है, फिर नोट्स ओपन कर लेंगे, चले जाएंगे 1 मिनट के अंदर। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा है कि उसको 4 चार्ट में पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा है, यस, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को आपको 4 चार्ट में डिवाइड करके पढ़ना था। पहला क्या होता है एफसीसीबी, उसके पूरे फीचर, पॉजिटिव नेगेटिव लॉज एप्लीकेबल, सब कुछ। उसके बाद में उसकी कंडीशंस क्या है, एक जनरल कंडीशन ईसीबी वाली, उसके बाद में 4 फर्दर पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद में रीफाइनेंसिंग हो सकता है कि एफसीसीबी का, अगर हो सकता है तो क्या क्या पॉइंट सेटिस्फाई करना होगा, और रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड है क्या। बिना नोट्स में जाके देखते हैं कितना याद है। सबसे पहला हो गया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में बेसिक बातें, जैसे कि ये टॉपिक कहता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इंटरेस्ट पेमेंट होगा फिक्स, प्रिंसिपल पेमेंट होगा, ये दोनों किसमें होंगे, फॉरेन करेंसी में। बॉन्ड विल बी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ओके। उसके बाद में कन्वर्टिबिलिटी, द बॉन्ड विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, द बॉन्ड हैज टू बी एन अनसिक्योर्ड बॉन्ड। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? ये सब हो गया। इसके बाद में अगर आ जाते हैं कि इस बॉन्ड के ऊपर एप्लीकेबल लॉज में, एप्लीकेबल लॉज में पहला ईसीबी के नॉर्म्स अप्लाई करेंगे, फेमा के रूल्स अप्लाई करेंगे, और इसका खुद का स्कीम है, issue of foreign currency convertible bond and ordinary shares through depository receipt mechanism scheme 1993। जबरदस्त। उसके बाद में FCCB के पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फॉरेनर के लिए क्या पॉजिटिव है, सबसे पहला तो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, एंड सेकंड आर्बिट्रेज पोटेंशियल मिल सकता है उसको, क्योंकि उसको तो अभी से पता चल जाएगा ना शेयर कितने मिलेगा, और हेलो, यस। चलो यार, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग तूफान थे, हम लोग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के बेसिक कंसेप्ट पे थे। हम यहाँ पे सब हम सब चीजें देख चुके थे। हम बात कर रहे थे कि फॉरेनर के लिए क्या क्या बेनिफिट है। उसको सबसे पहला बेनिफिट है कि डिनोमिनेटेड होता है इन फॉरेन करेंसी, और दूसरा बेनिफिट क्या है,
आर्बिट्रेज पोटेंशियल। फिर इंडियन कंपनी को दो डीमेरिट है, नेगेटिव। एक तो ये कि वी कैन नॉट प्लान आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, वी कैन नॉट प्लान आवर कैश फ्लोज। जबरदस्त। अब इसके बाद में आते हैं कंडीशंस। चलो कंडीशंस में उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो ऑल द कंडीशंस ऑफ ईसीबी विल अप्लाई, कि जो जो ईसीबी कंडीशंस है वो हमारे ऊपर भी अप्लाई करेगी, पर चार एक्सेप्शनल चीजें बोली। ईसीबी में जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी होती है वो होती है 3 इयर्स। यहां पर मिनिमम मैच्योरिटी, एवरेज नहीं लिखा है, मिनिमम मैच्योरिटी हैज टू बी 5 इयर्स। क्या पुट और कॉल ऑप्शन इस बीच एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं। तो इवन पुट और कॉल ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज आफ्टर 5 इयर्स। पुट और कॉल ऑप्शन का मतलब कि एक लोन को अगर कंपनी बोले कि हम पहले पे करना चाहते हैं, या होल्डर बॉन्ड होल्डर्स बोले कि हम पहले पे करना, हम पहले रिसीव करना चाहते हैं, जैसे कॉलर पुट कहते हैं, ये भी 5 इयर्स के अंदर नहीं हो सकता, ये भी 5 इयर्स के बाद ही होगा। इसके बाद में वारंट अटैच नहीं हो सकता, और ओवरऑल एक्सपेंस का लिमिट दे दिया। अगर पब्लिक इशू है तो मैक्सिमम 4% ऑफ द इशू साइज का एक्सपेंस कर सकते हो आप इशू रिलेटेड, और इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस प्राइवेट प्लेसमेंट में कर सकते हो नॉट मोर देन 2%। टिंग टिंग टिंग, जबरदस्त। कंडीशन एकदम सेट है हम यहाँ पे। कंडीशन फॉर इशू ऑफ एफसीसीबी, ईसीबी के सारे कंडीशन शैल अप्लाई। फर्दर 5 इयर्स का मिनिमम मैच्योरिटी चाहिए। कॉल और पुट जो है वो होगा 5 इयर्स के बाद। वारंट आर नॉट अलाउड, एंड मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस हैं फॉर द इशू वो आप कर सकते हो पब्लिक इशू के केस में 4% ऑफ इशू साइज, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में केस में 2% ऑफ इशू साइज। रीफाइनेंसिंग, अगर हम ड्यू टाइम पे ईसीबी पे ही नहीं कर पा रहे, एफसीसीबी रेस किया और एफसीसीबी पे ही नहीं कर पा रहे हैं, वी वांट टू रीफाइनेंस, कि मार्केट से कोई लोन लेके ईसीबी लेके कोई और एफसीसीबी लेके अब हम इस करंट एफसीसीबी को पे करना चाहते हैं बाय गेटिंग न्यू ईसीबी, न्यू एफसीसीबी। वेदर इट इज अलाउड? यस, इट इज अलाउड सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशन। यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल ऑफ दीस कंडीशन। पहले 750 500 कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 750 मिलियन की लिमिट में रहना है, और 500 मिलियन के अगर आप ऊपर आते हो तो आपको अप्रूवल रूट में चले जाओगे। इसके बाद में ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ऑल इन कॉस्ट जो है वो पहले वाले से आपका ज्यादा होना नहीं चाहिए। उसके बाद में 6 मंथ्स का रूल आ जाता है कि आपका जिस दिन रीफाइनेंसिंग, जिस दिन आपका रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन का ड्यू डेट आ रहा है, उसके लास्ट 6 मंथ्स में ही रीफाइनेंसिंग होगा, नॉट प्रायर टू द लास्ट 6 मंथ्स। उसके पहले रीफाइनेंसिंग नहीं हो सकता है। और कुछ आपको जब ये रीफाइनेंसिंग कर रहे हो ऊपर क्लियरली पर्पस लिखना होगा, फॉर रीफाइनेंसिंग पर्पस, बड़ा बड़ा। यस, आप जो रीफाइनेंसिंग कर रहे हो कभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। हमारा 200 करोड़ का एफसीसीबी है, हम 250 करोड़ का ईसीबी रेस कर रहे हैं, नॉट अलाउड। आपका ये इट कैन नेवर बी मोर देन, जो रीफाइनेंसिंग के लिए आप ईसीबी या एफसीसीबी रेस कर रहे हो, इट कैन नेवर बी मोर देन द एग्जिस्टिंग एफसीसीबी। एक पॉइंट और है शायद, मॉनिटर एडी कैटेगरी बैंक शेल मॉनिटर द एंड यूज रिक्वायरमेंट। चलो जबरदस्त, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। रीफाइनेंसिंग ऑफ एफसीसीबी इज अलाउड। मैच्योरिटी पीरियड, ऑल इन कॉस्ट का हमको प्रोविजन का ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ फ्रेश एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एफसीसीबी मैक्सिमम कितना हो सकता है जितना हम रिडीम कर रहे हैं। उसके बाद में 6 मंथ्स के रूल का ध्यान रखना है। पर्पज फॉर ईसीबी आपका क्लियरली लिखा होना चाहिए कि रिडम्पशन का पर्पस है। एडी कैटेगरी बैंक मॉनिटर करेगा 500 मिलियन 750 मिलियन का ध्यान रखना है। और यहां पे देखना है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का पॉइंट इतना सा है कि आपको जो मेजर लॉ में जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है उसको कंप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि प्रायर वाले का। आपको यहाँ पे मेजर जो आपका ऑल इन कॉस्ट सीलिंग और मैच्योरिटी पीरियड का लॉ में जो प्रोविजन दे रखा है उसको कंप्लाई करना है आपको। दिस इज रीफाइनेंसिंग। फिर आता है रीस्ट्रक्चर, उसमें 2 ही पॉइंट है कि आप अपने एफसीसीबी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। रीफाइनेंसिंग और रीस्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि अभी आप लोग मेरे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर थे, अब मैं रीफाइनेंस करके कहीं और से पैसा लेके आपको पैसा दे दूंगा, आपको टाटा बाय बाय, उनके साथ कंटिन्यू होगा। और रीस्ट्रक्चरिंग मतलब मैं आप ही के साथ बैठ के लोन को रीस्ट्रक्चर करना चाहता हूं, एफसीसीबी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग भी अलाउड है, बट 2 कंडीशन, हम कभी भी कन्वर्जन प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, और उसके अलावा जो चेंज करना है दैट विल ऑलवेज फॉल अंडर अप्रूवल रूट। और ये हो गया एफसीसीबी खत्म, एकदम जबरदस्त, कुछ है ही नहीं, सो इजी। फिर आता है एफसीईबी। एफसीईबी को हमने 2 चार्ट में कवर कर लिया था। सबसे पहले एफसीबी क्या होता है, इसके लिए कोई चार्ट ही नहीं है बिकॉज इट इज सेम। जो एफसीसीबी है सेम एफसीईबी रहेगा, डिफरेंस बस इतना आ जाएगा, rather than conversion it will be exchange। तो यहां पर सिर्फ एक इशुइंग कंपनी नहीं रहेगी, यहां पे 2 कंपनी हो जाएगी, इशुइंग कंपनी एंड ऑफर्ड कंपनी। ऑफर्ड कंपनी वो जिसके इक्विटी शेयर ऑफर किए जा रहे हैं। चलो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड refers to a bond which is denominated in foreign currency, interest and principal is repayable in foreign currency. It has an option of exchanging the bond at the end of the tenure with the shares, equity shares of the offered company, and they are also unsecured. Easy. अब इसमें सीधा पहले टॉपिक पे आते हैं। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में हमने पढ़ा था कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है, नोट्स में नहीं देखेंगे, स्क्रीन पे भी देखेंगे खुद से। 4 कंडीशन, चारों के बारे में बात करते हैं।
issuing company should be eligible to raise money under the norms. They should not be debarred. Offered company should be eligible under FDI, FEMA, ECB, सब में एलिजिबल होनी चाहिए एंड नॉट डिबार्ड वाला पॉइंट भी लिख लो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर जो सब्सक्राइबर जो ये बॉन्ड ले रहा है वो भी एलिजिबल होना चाहिए अंडर दी नॉर्म्स, ECB नॉर्म्स इन इंडिया, एंड वो भी डिबार्ड नहीं होना चाहिए. बहुत इजी. अब स्पेशल पॉइंट, इशुअर कंपनी और ऑफर्ड कंपनी जो हैं ये दोनों शुड बी बिलोंगिंग टू द सेम प्रमोटर ग्रुप. और एग्जैक्टली लाइन को रीड करूं मैं तो इशुइंग कंपनी शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द ऑफर्ड कंपनी. तो दे शुड बी बिलोंग टू सेम प्रमोटर ग्रुप. और दूसरा पॉइंट हो गया दैट इशुइंग कंपनी मस्ट बी ऑलरेडी होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द ऑफर्ड कंपनी. ये दो कंडीशन का ध्यान रखना होता है. तो ये टोटल हमारे 4-5 कंडीशन हो जाती है. हर एक के बारे में बोल देते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी और इन दोनों की कॉमन एलिजिबिलिटी जो है. बहुत ईजी. फिर आता है एक टॉपिक नॉर्म्स फॉर एफसीबी. कि एफसीबी के क्या नॉर्म्स है. 3 नॉर्म्स तो ईसीबी जैसे ही हैं. एंड यूज नॉर्म्स ईसीबी जैसा चलेगा, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग ईसीबी जैसा चलेगा, रिपोर्टिंग ईसीबी जैसा चलेगा. तो सर अलग क्या है, मैं बताता हूं अलग क्या है. एफसीईबी के प्रोसीज, ये बहुत एक्सेप्शनल पॉइंट आने वाले हैं. एफसीईबी के प्रोसीज पहला तो क्या है, आप इसको अब्रॉड में भी यूज कर सकते हो. हमारे कंपनी का जो जेवी सब्सिडरीज है वहां पे उसके लिए आप इंडिया में भी लाके यूज कर सकते हो फॉर एनी प्रमोटर ग्रुप. ये सबसे जबरदस्त बात है कि एफसीईबी जब रेस किया जाता है तो सिर्फ जो रेस कराए वो कंपनी नहीं, प्रमोटर ग्रुप की कोई भी कंपनी के लिए अमाउंट यूज किया जा सकता है. तो पहला पॉइंट हो गया, इट कैन बी यूज्ड इन आउटसाइड इंडिया और इट कैन बी रिपैट्रिएटेड टू इंडिया. ये हो गया. सेकंड पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी प्रमोटर ग्रुप कंपनी. जबरदस्त. उसके बाद में इट इज नॉट एंड यूज पूरे के पूरे ईसीबी के चलेंगे. इट इज नॉट अलाउड फॉर रियल एस्टेट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए अलाउड नहीं है. एक्सचेंज रेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइसिंग को लेके. जो आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में जो एक्सचेंज रेट है, जिस रेट पे आपको इक्विटी शेयर मिलेगी, इट शुड नेवर बी लेस देन हायर ऑफ ए और बी. ए इज वीकली हाई और एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ प्रीसीडिंग 6 months. एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ प्रीसीडिंग 2 weeks. इससे 2 अमाउंट आ जाएंगे. इसमें से जो भी हायर आया है उससे कम पे आप एक्सचेंज प्राइस नहीं रख सकते. एवरेज मैच्योरिटी पीरियड सेम रखा है 5 years, एफसीसीबी जैसा. होल्डर के पास चॉइस है, या तो ड्यू डेट पे वो रिडम्पशन करके पैसे ले जाए या फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा के इक्विटी शेयर्स की डिलीवरी ले ले. इक्विटी शेयर्स के अंदर सेटलमेंट नहीं मांग सकता कि इक्विटी शेयर्स जितने पैसे दे दो, नॉट अलाउड. या तो रीपेमेंट ले लो, आपका जो डेट का फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का अमाउंट है रिडम्पशन करवा लो, या फिर इक्विटी शेयर्स की डिलीवरी ले लो. इक्विटी शेयर्स का कैश सेटलमेंट इज नॉट अलाउड. और लास्ट हो गया, you'll have to require prior approval of RBI. माय गुडनेस. अगर हर चैप्टर में बस ऐसा, इस चैप्टर की बात करें, बाकी भी छोड़ो, इस चैप्टर में अगर आपका अच्छे से होल्ड लग गया बस ये टॉपिक्स के ऊपर, तो इजी चैप्टर लगने लग जाता है. इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स वी आर रिवाइजिंग इट अप. माय गुडनेस, जबरदस्त. चलो अब पूरे चैप्टर में एक ही पार्ट बच जाता है, दैट इज डिपॉजिटरी रिसीट. ये इतना सा, यहीं से हो जाएगा बहुत पैमाने तक तो ये टॉपिक. डिपॉजिट रिसीट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड टाइप. इंट्रोडक्शन, डिपॉजिट रिसीट क्या होता है. डिपॉजिटरी रिसीट रिफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रिसीट विच इज क्रिएटेड बाय Overseas Depository Bank and authorized by Indian company, issuing company. ऐसा है. Are we understanding? बस सिंपल तरीके से. And the custody is kept with an Indian custodian. लिख दिया, हमारा मन हो गया तो. और ठीक है साहब. टाइप्स. अब टाइप्स में अंदर ADR GDR की बात नहीं हो रही है. अगर एग्जाम में कभी भी सीधा आ गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, तो यू टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि डिपॉजिटरी रिसीट स्पॉन्सर्ड अनस्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड हो सकते हैं, ADR GDR भी तो हो सकते हैं. तो हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करके और आगे बढ़ना है. लेकिन अगर वो हमें कुछ हिंट दे देते हैं, वैसे ऐसा पूछना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग ग्राउंड पे टाइप्स हो सकते हैं, बट अगर वो हिंट देके पूछते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली हम एक्सप्लेन करेंगे. स्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड. डिपॉजिट रिसीट एक ग्राउंड पे 2 प्रकार के हो सकते हैं. ये ग्राउंड क्या है, क्या उसका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है. इस ग्राउंड पे डिपॉजिट रिसीट 2 प्रकार के हो सकते हैं. अगर ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का कंपनी के साथ में एक अग्रीमेंट है तो उसे कहते हैं हम स्पॉन्सर्ड डिपॉजिट रिसीट, और कोई अग्रीमेंट नहीं है तो हो जाता है अनस्पॉन्सर्ड. जनरली स्पॉन्सर्ड में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल रेजिंग एंड नॉन कैपिटल रेजिंग. इफ द कंपनी इज इशूइंग फ्रेश शेयर्स तो वो हो जाएगा कैपिटल रेजिंग. इफ द कंपनी इज नॉट इशूइंग फ्रेश शेयर्स और वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही शेयर्स लेकर और वो इशू कर रहा है तो ये हो जाता है नॉन कैपिटल रेजिंग. Further, on some other ground, deposit receipt could be listed or unlisted. If they are listed in the country of overseas depository, then they are listed depositories receipts. If they are not, then they are unlisted deposit receipt. Further, on some other ground, deposit receipt can be GDR or ADR. If the deposit receipts are issued in any place around the globe, GDR. If they are issued
स्पेसिफिकली इन अमेरिका देन दे आर एडीआर। एकदम जबरदस्त। चलो हम लोग यहां से ही देखते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा है अबाउट डिपॉजिट रिसीट, स्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड, कैपिटल रेजिंग, नॉन कैपिटल, सुपर सॉर्टेड है। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछता हूं आगे डिपॉजिटरी स्कीम के बारे में, सबसे पहले हिस्ट्री। 1993 के अंदर एक ही कॉमन स्कीम था जिसमें एफसीसीबी और डिपॉजिट रिसीट दोनों रहते थे। 2014 के अंदर डिपॉजिट रिसीट को अपना घर मिल गया, अपना स्कीम मिल गया, तो वो चला गया डिपॉजिट रिसीट स्कीम 2014। एलिजिबिलिटी, कौन डिपॉजिट रिसीट स्कीम के अंदर एलिजिबल है टू इशू शेयर्स? कोई भी व्यक्ति इशू या ट्रांसफर कर सकता है शेयर्स अगर उसका नाम यहां पे कवर्ड है। पहला नाम इंडियन कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड और अनलिस्टेड, कुछ भी। सेकंड, एनी इशूअर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी। थर्ड, एनी होल्डर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी। इजी पीसी ओवर। इसी के अंदर हमने एक और टॉपिक पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने एक और टॉपिक ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई भी डिपॉजिट रिसीट इशू हो रही है जो कि अनस्पॉन्सर्ड है और इंडिया में उसके शेयर्स लिस्टेड थे, तो ये डिपॉजिटरी रिसीट फॉरेन में कंपल्सरीली क्या होगी? लिस्टेड होगी, और डिपॉजिट रिसीट होल्डर विल हैव अ राइट टू गिव वोटिंग इंस्ट्रक्शन। जबरदस्त। फिर आ गए फॉर्म ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको बहुत जबरदस्त चार्ट बना के पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि किस किस प्रकार से इशू हो सकता है। डिपॉजिटरी रिसीट का इशू, इक्विटी शेयर्स का इशू फ्रॉम द इंडियन कंपनी, और होल्डर भी कैसे कर सकता है। एक एक करके बात करते हैं। डिपॉजिटरी रिसीट कैसे इशू हो सकते हैं? थ्रू पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट और एनी अदर फॉर्म एज परमिटेड इन दैट जुरिस्डिक्शन। आज हम डिपॉजिट रिसीट यूएस में इशू कर रहे हैं, तो हमारा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक डिपॉजिटरी रिसीट्स को इशू कर सकता है, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट और एनी अदर मोड अलाउड। दूसरी चीज, सर अगर इंडियन कंपनी कैपिटल रेजिंग कर रही है तो वो कैसे कर सकती है? इन एनी मोड परमिसिबल, प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जो आपका अप्रोप्रिएट हो रहा है कर लो। उसके बाद में सर अगर इंडियन होल्डर, शेयर होल्डर, नॉन कैपिटल रेजिंग या अनस्पॉन्सर्ड है, इंडियन होल्डर अगर सीधा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को दे रहा है तो कैसे कर सकता है? उन्होंने तीन ऑप्शन दिए। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे कर लो, बायलेटरल ट्रांजैक्शन से कर लो, या फिर आप कोई भी एक पब्लिक ऑक्शन मेथड से कर लो। पब्लिक का ऐसा मेथड कर लो जिससे कि आपका ओपन मेथड से आपके शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। टेंडरिंग मेथड से, तो कोई भी पब्लिक टेंडरिंग मेथड से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये हो गया आपका तीन मोड। ये हो गया फॉर्म ऑफ इशू ऑफ डीआर। फिर आगे हमारे कुछ लिमिट्स। लिमिट के अंदर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं ज्यादा। इन्होंने कह दिया कि लिमिट्स की क्या बात करें। लिमिट्स जो आपके नॉर्मल लिमिट्स के अंदर क्या पढ़ा था हमने? कुछ याद आ रहा है? कुछ लिमिट में पढ़ा है क्या? कोई लिमिट इसके अंदर पढ़े ही नहीं है हमने। डिपॉजिट रिसीट के अंदर जो लिमिट्स पहले पढ़े वही लिमिट्स हैं यहाँ पे। ईसीबी के लिमिट्स पढ़े हमने, यहाँ पे कोई लिमिट पढ़े नहीं है। प्राइसिंग में भी क्या कह दिया? ऐसा कुछ नहीं। अगर वो डिपॉजिटरी रिसीट के लिए आप जो शेयर इशू कर रहे हो वो आप डोमेस्टिकली किसी इन्वेस्टर को अगर इशू करते सेम प्राइस पे, उससे कम प्राइस में आप डिपॉजिट रिसीट के लिए शेयर्स इशू नहीं कर सकते। एग्जांपल, अगर आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो शेयर्स का टू ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, वो प्रेफरेंशियल इशू अगर आप इंडिया में करते तो जिस प्राइस पे करते उस प्राइस से कम में आप ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को नहीं दे सकते। अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, तो इंडिया में आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जिस प्राइस पे करते हैं उस प्राइस से कम में नहीं कर सकते। चलो, उसके बाद में आता है ऑब्लिगेशन। हमने पढ़ा कस्टोडियन का ऑब्लिगेशन और उसके बाद में इंडियन डिपॉजिटरी का ऑब्लिगेशन। कस्टोडियन के 4 ऑब्लिगेशन रहते हैं। सबसे पहला ऑब्लिगेशन है इशू और कैंसलेशन से रिलेटेड। जब भी डिपॉजिट रिसीट इशू होंगे या कैंसलेशन होगा उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस आर कंप्लाइड। सेकंड, इशू और कैंसलेशन से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। थर्ड, एनी अथॉरिटी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कोई भी अथॉरिटी अगर कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है तो कस्टोडियन विल गिव। एंड फोर्थ, दे विल डू प्रॉपर टाइम टाइम फाइलिंग विद सेबी। खत्म। फिर इंडियन डिपॉजिटरी का बेसिक है कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्फ, आपस में कोऑर्डिनेटेड रहो। डिसेमिनेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिसीट दैट कैन बी इशूड। डिसेमिनेट द नंबर ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स ऑलरेडी इशूड। तो ये सब भी कहते हैं इंडियन डिपॉजिटरी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है। और फिर आते हैं अप्रूवल्स कि यहाँ पे आपको किस किस प्रकार के अप्रूवल्स लेने की जरूरत है। तो इनका कहना है कि नॉर्मली अगर आप किसी को भी शेयर इशू करते हैं तो जो अप्रूवल आप पे, किसी भी फॉरेनर को शेयर्स इशू करते हैं तो जो अप्रूवल आप पे आते हैं वो सारे अप्रूवल आपको लेने की जरूरत है। और यहाँ पे टॉपिक हो जाता है खत्म। अगर आप एक बार अच्छे से रिवीजन करके आए हैं एक बार वापस, तो आपको सब एकदम कंठस्थ होकर चल रहा है, कुछ है ही नहीं, इतना इजी जाता है। फिर हम आ जाते हैं अदर कंसेप्ट, कुछ भी इशू ऑफ एफसीसीबी एंड डीआर, इसको हमने पढ़ा था नॉट टू मेमोराइज, पुरानी सारे टॉपिक्स की यहाँ पे समरी थी वापस। फिर आ गया एडीआर जीडीआर। एडीआर होता है, जीडीआर होता है। सर क्या समझाते हो आप? ठीक है सर। एडीआर कौन सी करेंसी में होगा? डॉलर में। जीडीआर किसी भी फॉरेन करेंसी में हो सकता है। एडीआर अमेरिका में होगा, जीडीआर कहीं भी हो सकता है। उसके बाद में स्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर, ये टॉपिक की हेडिंग ही गलत थी। इसके अंदर एक्चुअली उन्होंने पढ़ाया था हमको कौन सा? स्पॉन्सर्ड नॉन कैपिटल रेजिंग। अरे बिकॉज उन्होंने इतना डिटेल में पहले पढ़ाया ही नहीं नॉन कैपिटल रेजिंग, तो उन्होंने यहां पे समझाया कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि
हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सीधा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को शेयर्स दे रहे हैं, तो उसका भी मेथड क्या होता है उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, समझा है उस कंसेप्ट को। फिर पढ़ा टू वे फंजिबिलिटी। इंडिया में क्या है? टू वे फंजिबिलिटी। क्या होता है टू वे फंजिबिलिटी, क्या होता है वन वे फंजिबिलिटी? अगर एग्जाम में टू वे फंजिबिलिटी भी आएगा तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना है। इफ एट ऑल depository receipts can be converted into equity shares, but the equity shares cannot be converted back to depository receipts, this is one way fungibility. But if the deposit receipts can be converted to equity shares and the equity shares can also be converted to deposit receipts, then it is two way fungibility. ये easy to remember और लिखने काम आएगा, लेकिन रियल लाइफ में कैसे होता है मैंने क्लास में बताया था कि रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि उसी होल्डर का हम कन्वर्ट बैक करें, हम ओवरसीज डिपॉजिट बैंक किसी का भी कन्वर्ट बैक कर सकते हो। वो चाहती है कि यार मेरे को 1 लाख शेयर के ऊपर ये नेगोशिएशन ब्रोकरेज मिलता रहना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, तो उसमें वो जब चाहे अगर किसी भी लोगों ने कन्वर्ट करा लिया है तो वो खुद से और इक्विटी शेयर्स खरीद के उसके डिपॉजिट रिसीट इशू कर सकती है। बट एग्जाम के लिए एकदम ईजी है। इफ द डिपॉजिट रिसीट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स but the equity shares cannot be reconverted back to deposit receipt, one way fungibility. If the deposit receipts can be converted to equity shares and the equity shares also can be converted to deposit receipt, this is two way fungibility. Indian government has adopted two way fungibility. नाचो आ जाओ। फिर आ गए हम लोग इसके बाद में प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है हमें डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में। कंपनीज एक्ट सबसे पहले एलिजिबिलिटी कहता है, बोलता है उनसे पूछो स्कीम से। फिर आता है कंडीशंस। कंडीशंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहला आ जाता है यू विल हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, then you have to pass a special resolution or here board resolution, special resolution, फिर जनरल बात, it is issued by an overseas depository bank, the custody is with domestic custodian bank, you will have to comply with all the rule, regulation, condition, guidelines of RBI, and you will have to appoint a merchant banker, a chartered accountant, company secretary or a cost accountant as a compliance officer to give a compliance certificate which will be placed to board. जो आपके बोर्ड है या सब कमेटी है उसके पास में रखा जाएगा। आप समझो एग्जाम में कंडीशंस आ गई, आपको पता है पूरा कंटेंट, लेकिन आपको ये भी तो याद रहना चाहिए कि ये पॉइंट इसके अंदर लिखने थे। बस यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, दैट इज व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। चलो उसके बाद में आता है मैनर एंड फॉर्म, सबसे फुद्दू टॉपिक। डिपॉजिट रिसीट हो सकता है पब्लिक इशू में, प्राइवेट प्लेसमेंट के फॉर्म में, स्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड, कैपिटल रेजिंग, नॉन कैपिटल रेजिंग, लिस्टेड, अनलिस्टेड, किसी प्रकार से हो सकता है। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का ही नाम लिखा जाता है एज द रजिस्टर्ड ओनर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है। फिर वोटिंग राइट। वोटिंग राइट जनरली किसको मिलेगा? वोटिंग राइट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर ऑफ द डिपॉजिट रिसीट एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, कंपनी एंड द होल्डर। इनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक एक्सरसाइज करेगी वोटिंग राइट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर। और जिस दिन अगर एक होल्डर ने कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर अपने नाम पे कर लिया तो वो खुद एक्सरसाइज करेगा, ये तो बोलने की बात ही नहीं थी। प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट के प्रोसीड्स का क्या कर सकते हैं? आप उसको तुरंत इंडिया के अंदर ले आओ बैंक अकाउंट में, यू कैन कीप इट इन इंडियन बैंक ऑपरेटिंग अब्रॉड और अ फॉरेन बैंक विच इज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया, और इट कैन बी ब्रॉट इन आईएफएससी का कौन सा बैंकिंग यूनिट, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में भी ला सकते हैं। वापस एक बार कि जब भी हमारे प्रोसीड्स हैं डिपॉजिट रिसीट के, प्रोसीड्स कहां पे जाएंगे? देखो प्रोसीड्स कहीं पे नहीं, या तो आप तुरंत बैंक में ले आओ इंडिया में, या फिर इंडियन बैंक ऑपरेटिंग अब्रॉड, या फिर एनी फॉरेन बैंक बट इट हैज टू बी अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। एंड उसके बाद में हमने पढ़ा था आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के अंदर भी आप ला सकते हो। रिपोर्टिंग टू आरबीआई। आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपको। एक तो वन टाइम रिपोर्टिंग, जैसे आपका डिपॉजिट रिसीट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ द इशू आपको एक वन टाइम फॉर्म फाइल करना है। उसके बाद में क्वार्टरली फॉर्म फाइल करना है, जब तक या तो पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं हो गया फॉरेन में, या फिर पैसा इंडिया नहीं आ जाता। इंडिया आने के बाद मत करो, जब तक पैसा फॉरेन में, आपको आरबीआई को क्वार्टरली फॉर्म भरना पड़ेगा, डीआर क्वार्टरली विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एक तो आपका जैसे ही डिपॉजिट रिसीट का इशू हुआ विद इन 30 डेज आरबीआई को फॉर्म कर दो, फॉर्म डीआर। और अगर पैसा अभी तक फॉरेन में ही है तो जब तक फॉरेन में पैसा या तो जब तक पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता या फिर इंडिया नहीं ले आते, क्वार्टरली फॉर्म फाइल करना है, डीआर क्वार्टरली टू आरबीआई विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। सुपर इजी। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का प्रोसीजर। इतने अच्छे से पढ़ना है कि आप इंडेक्स से रिवाइज कर पाओ। फिर जो टॉपिक में अगर आप अटकते हो तो वहां चले जाओ ना, जैसे कि मुझे कंडीशन याद नहीं आ रही थी तो मैं चला गया कंडीशन पे, दैट इज द बेस्ट वे, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग आगे चले जाते हैं प्रोसीजर टू इशू डिपॉजिट रिसीट। बेस्ट टॉपिक अप्रूवल रिक्वायर्ड। बहुत सारे 4 प्रोसीजर बताए उन्होंने जिस तरह से आप डिपॉजिट रिसीट इशू कर सकते हो। अप्रूवल लेके, इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करके, सारे डॉक्यूमेंटेशन एंटर करके, और फिर अदर प्री एंड पोस्ट इशू एक्शन करके। सबसे पहले अप्रूवल ले लेंगे हम बोर्ड का, शेयर होल्डर का, मिनिस्ट्री का,
आरबीआई का, मिनिस्ट्री फाइनेंस का, कॉर्पोरेट अफेयर्स का, लेंडर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जितने का भी चाहिए, एंड स्टॉक एक्सचेंज का, जितनों का भी आपका अप्रूवल है सबका अप्रूवल लेंगे एज एप्लीकेबल। लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज का, लेंडर है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे ले लिया सर। उसके बाद में हम अपॉइंट करेंगे इंटरमीडिएट, फेवरेट टॉपिक, इसी के लिए तो चैप्टर पढ़ाता हूं मैं, इधर आओ। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट, किन किन इंटरमीडिएट्स को हम अपॉइंट करेंगे? सबसे पहले ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, प्रिंटर कोई नहीं बोलेगा पहले, सबसे पहले ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, कस्टोडियन, डोमेस्टिक कस्टोडियन, लीड मैनेजर, को लीड मैनेजर, फिर हम जा रहे हैं लीगल एडवाइसर, लिस्टिंग एजेंट, अंडर राइटर, अंडर ऑडिटर, ये हो गया, और एक आ जाता है हमारा प्रिंटर। अंडर राइटर जैसा कुछ नहीं है ना, वो तो लीड मैनेजर ही संभालता है ना, अंडर राइटर अलग से भी है क्या? और बहुत भारी। लीगल एडवाइसर भी है, ऑडिटर भी है हमारा, ये सब भी करते हैं, और एंड में आता है एक नाम हमारा प्रिंटर। चलो खत्म हो गया, ये अपने ये सारे इंटरमीडिएट्स को हम अपॉइंट कर देंगे। फिर आता है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन, 3 डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आते हैं हमारे डिपॉजिटरी रिसीट के लिए। जेड में है तो याद रखना इजी रहेगा, इंडियन कंपनी और लीड मैनेजर के बीच में जो है सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, देन इंडियन कंपनी और ओवरसीज डिपॉजिटरी के बीच का डिपॉजिटरी अग्रीमेंट, एंड ओवरसीज डिपॉजिटरी और कस्टोडियन के बीच का कस्टोडियन अग्रीमेंट। नहीं, ये डायग्राम ही ऐसे दिमाग में बैठा लो कि आप कभी चाहो तो भी भूल ही नहीं पाओ। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन, सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट एंड कस्टोडियम अग्रीमेंट। एंड व्हाट ऑल इट प्रोवाइड्स, अगर हम सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट की बात करते हैं तो वहां पर इट प्रोवाइड्स कंडीशन टू बी कंप्लाइड बाय द कंपनी, कि कंपनी उन कंडीशंस का कंप्लाई करेगा, और कभी कभी तो लीड मैनेजर एडिशनल कंडीशन भी लगा देता है कि तो इस बीच आपका कोई और इशू नहीं आएगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं करोगे नए इशू का, किसी और को राइट्स नहीं दोगे, तो हम गारंटी लेते हैं कि सारे के सारे इशू को हम सब्सक्राइब करवा लेंगे। मर्चेंट बैंकर विल सब्सक्राइब टू डिपॉजिटरी एट द ऑफरिंग प्राइस, एंड कोई और कंडीशंस तो भी यहाँ पे लिखी होगी सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट। डिपॉजिटरी अग्रीमेंट, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड द इंडियन कंपनी। इसमें डिपॉजिटरी बैंक के ऑब्लिगेशंस होती है कि मुझे क्या क्या काम करना है, मैनर ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट किस प्रकार के रहेंगे, पूरा टर्म्स, उसके बाद में हमारे जो भी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक की क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहने वाले हैं वो सब रहेगा। उसके बाद डिपॉजिटरी होल्डर्स आर नॉट पार्टी टू दिस अग्रीमेंट, डिपॉजिटरी होल्डर इस अग्रीमेंट के पार्टी नहीं होते, डिपॉजिटरी होल्डर्स इस अग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकते। कस्टोडियन अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द ओवरसीज डिपॉजिटरी एंड द कस्टोडियन, जिसके अंदर कस्टोडियन की सारी ड्यूटीज वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टोडियन टू द डिपॉजिटरी, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक एंड कस्टोडियन कैन बी अ सिंगल एंटिटी भी अलाउड है, कोई परेशानी नहीं उसके अंदर। कस्टोडियन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी न्यू, अगर मान लीजिए आपका एक कस्टोडियन उसको रिप्लेस करके नए कस्टोडियन को अपॉइंट करना चाहते हो तो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से एग्रीमेंट करना है नए कस्टोडियन को। यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि जो भी नया कस्टोडियन आएगा पूरा पुराने कस्टोडियन का काम संभाल लेगा, रिप्लेस भी किया जा सकता है बाय ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। जब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने हमने 2 और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिए। एक डॉक्यूमेंटेशन था, दोनों डॉक्यूमेंटेशन है एफसीसीबी के, एक जिसके अंदर हम कन्वर्जन एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, एक जिसमें हम ट्रस्टी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों अग्रीमेंट आ जाते हैं आपके एजेंसी अग्रीमेंट एंड ट्रस्टी। एजेंसी अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द एफसीसीबी के अंदर इशुइंग कंपनी एंड द ओवरसीज कन्वर्जन एजेंट्स, ठीक है। इनका काम क्या है? कन्वर्जन नहीं, इनका काम है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, जब भी आपका टाइम टू टाइम पे, और एंड में कन्वर्जन का प्रोसेस भी ये करते हैं। देन यू ऑल्सो हायर ट्रस्टीज, ट्रस्टीज गारंटी देते हैं कि आपका इंटरेस्ट विल बी पेड टाइमली एंड कन्वर्जन विल हैपन टाइमली। चलो, इसके बाद में हमारे अदर एक्शन आ जाते हैं। अदर एक्शन में कुछ दोनों पोस्ट के अंदर क्या क्या अदर एक्शन लेने होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड सब कमिटीज, मुझे बताओ कंपल्सरी एडवाइजेबल है? एडवाइजेबल है करने का, और सब कमिटी को हमें अथॉरिटी भी देनी चाहिए, 3 चीजों को तो देनी चाहिए, अप्रूवल लेने की, इंटरमीडिएट अपॉइंट करने की, और डॉक्यूमेंटेशन करने की। अरे हमारे जो मेथड ऑफ रेजिंग डिपॉजिट रिसीट के पहले 3 पॉइंट है ना, वही हमारा मेमोरी टेक्निक बन जाता है। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ सिंडिकेट मेंबर, अच्छे सिंडिकेट मेंबर आप सिलेक्ट करो, अच्छे मतलब जो उस कैपेबिलिटी के हैं, क्लास के हैं, क्वालिफाइड हैं, जिनके पास उतना स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है कि आप वो काम कर पाएंगे, उनकी रेपुटेशन भी देखो और सिंडिकेट मेंबर अपॉइंट करो। सिंडिकेट मेंबर का मतलब है सब लोग, लीड मैनेजर बोल दो, कन्वर्जन एजेंट, ये सब आपके सिंडिकेट मेंबर में आते हैं। डिपेंड करता है, आप डिपॉजिट रिसीट रेज कर रहे हैं तो दूसरे लोग आएंगे, एफसीसी भी जा रहे हैं तो दूसरे लोग आएंगे। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ टास्क फोर्स फॉर ड्यू डिलिजेंस, आपके बेस्ट टेक्निकल लोग, आपके बेस्ट लीगल लोगों की टीम बनाओ, मैनेजमेंट की बेस्ट टीम से मिलो, और आप सब लोग लाके अपनी पूरी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ देखो, वीकनेस देखो, अपॉर्चुनिटी देखो, थ्रेट देखो, उनको एक्सप्लोर करो और देख लो कि इसमें कुछ भी चीज़ को कवर अप करना है, उस चीज़ को करेक्ट करना है तो अभी हम कर लेंगे, कवर अप नहीं करेक्ट करना है तो अभी हम कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद में आता है हमारा लिस्टिंग। अगर आपके ऊपर डिपॉजिटरी रिसीट को लिस्ट कराना भी कंपलसरी है फॉरेन कंट्री के अंदर, तो आपकी इशुइंग कंपनी को सारे कंप्लायंसेस, सारे फॉर्मेलिटी सबमिट करके उसको भी लिस्ट कराना है। लिस्टिंग का एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट लिस्टिंग का ये है, हम अगर कैपिटल रेजिंग कर रहे हैं और नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमारे ऑलरेडी 1 लाख शेयर से देवर लिस्टेड ऑन एनएसई,
Now we are issuing 10,000 more shares. These additional 10,000 shares also need to be listed now. तो लिस्टिंग का एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, तो लिस्टिंग में भी ध्यान रखना है. ऑफरिंग सर्कुलर को जाके देखेंगे. रिसर्च पेपर आपको कोशिश करनी है, लीड मैनेजर रिसर्च पेपर लिखता नहीं है लेकिन वो इनिशिएट करता है रिसर्च एनालिस्ट को कि वो रिसर्च पेपर्स लिखें. फॉरेनर्स बहुत हद तक रिसर्च पेपर पे रिलाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए. इसमें एक अनबायस्ड ओपिनियन दिया जाता है कंपनी के इशू के बारे में. प्री मार्केटिंग, आपका जब भी इशू ओपन होने वाला है, इशू के थोड़े समय पहले प्री मार्केटिंग किया जाता है. प्री मार्केटिंग में हम एनालाइज करते हैं कि हमारे इशू का मार्केट स्टैंडिंग कैसा है. प्री मार्केटिंग के इनपुट से हम टाइमिंग, साइज और प्राइस डिसाइड कर सकते हैं. उसके अंदर टाइमिंग, साइज और प्राइस. टाइमिंग आपको डिसाइड करना है, आपको केयरफुल है जब आपका कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जब द कंपनी के शेयर इज परफॉर्मिंग वेल, तब आपको लॉन्च करना चाहिए. 1 सेकेंड, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका टाइमिंग किसी और बड़े इशू के साथ में क्लैश ना हो. उसके बाद में आता है प्राइसिंग और साइज. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड और इनवर्सली? दे आर इनवर्सली रिलेटेड. इफ द साइज इज ह्यूज देन यू शुड कीप द प्राइस लो सो दैट मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट. उसके बाद में आ जाता है आपका रोड शोज, उसको जाके देखेंगे हम लोग. बुक बिल्डिंग, प्राइसिंग, बुक बिल्डिंग नहीं, प्राइसिंग की बात करिए. प्राइसिंग को आपको अच्छे से डिटेल बताना है. प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती है, कुछ मार्केट में प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जनरल बात बोली उन्होंने. क्लोजिंग ऑफ द इशू, क्लोजिंग ऑफ द इशू के अंदर आपको सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर देना है. लिस्टिंग है तो लिस्टिंग की फॉर्मेलिटी. अलॉटमेंट नेक्स्ट टॉपिक है. अलॉटमेंट वगैरह भी आपको उसी टाइम पे कर लेना है. अलॉटमेंट के लिए भी बोर्ड मीटिंग वगैरह आपको करनी पड़ती है. इन्वेस्टर रिलेशन प्रोग्राम, ये नहीं कि आपने डिपॉजिट रिसीट इशू करके छोड़ दिया. फॉरेनर्स प्रेफर दैट टच, कि आप उनको कॉन्टीन्यूसली अपडेट करते रहो, ट्रांसपेरेंसी रखो कि अपनी कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है. एक पीरियडिक रिपोर्ट्स भेजते रहो अपनी कंपनी के बारे में. और लास्ट में वही है, क्वार्टरली स्टेटमेंट आपको भेजते रहना है अपने डीआर होल्डर्स वगैरह को. चलो, 2 टॉपिक है जिसपे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. एक तो जनरल आ गया कि बताओ प्री एंड पोस्ट लॉन्च में क्या क्या, तो लिखेंगे. 2 है जिसपे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है. 1 इज रोड शोज, 1 इज ऑफर सर्कुलर. मुझे बताओ, एक मिरर है, एक मीटिंग है. मिरर कौन सा है? ऑफरिंग सर्कुलर इज अ मिरर through which investor can check all the details with respect to the company to take an investment decision. And roadshow is a meeting of 3 people: issuer, potential investor and analyst. ठीक है. उसके बाद में ऑफरिंग सर्कुलर, बस यही एक लाइन है, फिर सीधा उसका कंटेंट आ जाता है. लेकिन रोड शोज में इसके अलावा 2 और पॉइंट आएंगे. एक पॉइंट और, रोड शोज आर like a conference which are conducted on top cities across the world. Then in road shows, लिखा है उन्होंने मॉड्यूल में, हम भी लिख देंगे. In road shows we even take orders, हम ऑर्डर्स भी ले लेते हैं लोगों से. ठीक है, ये हो गया 3 बेसिक पॉइंट अबाउट रोड शोज. यहाँ पे ऑफरिंग सर्कुलर का एक ही पॉइंट है, क्योंकि ऑफरिंग सर्कुलर कंटेंट बहुत है, रोड शोज में फिर कंटेंट लिमिटेड है. चलो, दिमाग में पिक्चर मेमोरी के दोनों की इमेजेस आनी चाहिए हमको भी. पहले रोड शोज की बात कर लेते हैं. रोड शोज का कंटेंट, आपके कंपनी की हिस्ट्री, आपके बिजनेस लाइंस, इंडस्ट्री, आपकी कंपनी का पोजीशन क्या है, नेशनल इंटरनेशनल, कंपटीशन कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस, लिटिगेशंस आपके अगेंस्ट कोई है क्या. वी गेटिंग अ फेयर आइडिया. थोड़ा सा ऐसा देखना होगा हमको. चलो, रोड शोज देखो, आपकी कंपनी की हिस्ट्री, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपके प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, बिजनेस लाइन, पोजीशन ऑफ द कंपनी कैसी इंडिया में, इंटरनेशनली, पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान, कंपटीशन कैसा है, फाइनेंशियल रिजल्ट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और रिव्यू ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट. लिटिगेशन वगैरह नहीं है यहाँ पे. इंडियन स्टॉक मार्केट की स्थिति कैसी है, ये जनरल बातें कर रहे हैं बहुत रोड शोज में. एकदम हमारे ऐसा अभी तक हमारे कंपनी के डिटेल्स में नहीं आए, ऊपर से आपको आइडिया देते हैं. जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है फिर वो ऑफरिंग सर्कुलर लेता है. ऑफरिंग सर्कुलर के कंटेंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक कंटेंट रिलेटेड टू द कंपनी, रिलेटेड टू शेयर, रिलेटेड टू डिपॉजिटरी रिसीट. शेयर और डिपॉजिट रिसीट भी अलग है, समझते हैं ना. आज रिलायंस अगर इशू कर रहा है तो रिलायंस का इक्विटी शेयर के डिटेल अलग होंगे, और रिलायंस जो डिपॉजिट रिसीट इशू कर रहा है वो अलग होगा. तो दोनों के डिटेल्स, और लास्ट में इंडिया के डिटेल्स. चलो देखते हैं. कंपनी डिटेल्स में आ जाएगा कंपनी का बैकग्राउंड, प्रमोटर का बैकग्राउंड, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी का डिविडेंड कैपिटलाइजेशन, और कुछ कंपनी से रिलेटेड कैपिटलाइजेशन. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. वेरी गुड, यस. फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ले लो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी ले लो भले. रिपोर्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये हो गया कंपनी से रिलेटेड. 2-3 पॉइंट भी तो चलता है. फिर हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाएगा से डिपॉजिटरी रिसीट से रिलेटेड. डिपॉजिटरी रिसीट को लेके अप्रूवल सारे मिल चुके हैं क्या, डिपॉजिटरी रिसीट लिस्टेड होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, डिपॉजिटरी रिसीट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखने वाले हैं, ये हो गया. कंपनी के शेयर, शेयर का वैल्यूएशन कैसा रहने वाला है, शेयर का डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होनी चाहिए. अगर शेयर का हिस्ट्री भी देना चाहते हो आप दे सकते हो. फिर आपका डिविडेंड एंड कैपिटलाइजेशन, तो पॉइंट हमने कंपनी में ले लिया था. फिर लास्ट में आ गया आपका इंडिया रिलेटेड. तो इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर, आपके ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन क्या आने वाला है,
ये सब चीज़, इंडिया का शेयर मार्केट का स्टेटस क्या है, ऐसे हम जनरल पॉइंट्स को ले सकते हैं। देखते हैं हम लोग वहाँ पे एक बार जाके, इधर आते हैं, कंपनी से रिलेटेड में हमारा बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी हमको मिल गया था, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। उसके बाद में ये आएगा डिपॉजिटरी रिसीट से रिलेटेड, कि हमारे जो डिपॉजिट रिसीट रेज कर रहे हैं उस पैसे का करने वाले क्या हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ इश्यू प्रोसीड। फिर कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा, ग्रुप इन्वेस्टमेंट कंपनी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन कंपनी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर, ये डिपॉजिट रिसीट के टर्म्स एंड कंडीशन, इंडिया का इकोनॉमिक रेगुलेटरी पॉलिसीज, फिर इंडियन सिक्योरिटी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट कैसी है, शेयर का मार्केट प्राइस कैसा है, डिविडेंड एंड कैपिटलाइजेशन कैसा है, कंपनी में भी ले सकते हो शेयर में भी ले सकते हो, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्सचेंज कंट्रोल इंडिया में कैसा है, टैक्स एस्पेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा, अप्रूवल क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है, ये गवर्नमेंट में भी ले सकते हो, डिपॉजिट रिसीट में भी ले सकते हो कि हमारे अप्रूवल का स्टेटस क्या है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट गैप, हाँ कि हम जब बात कर रहे हैं हमारी कंपनी की तो हम हमारा पूरा रिपोर्ट दे रहे हैं, बट हमारे गैप, उनके यूएस गैप यूके गैप, उसमें डिफरेंस कितना है, वो उसका एक एक्सपर्ट का ओपिनियन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन सेल, ट्रांसफर की कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या डिपॉजिट रिसीट पे, ये हो जाएगा, लीगल मैटर अदर जनरल इन्फॉर्मेशन। आपको मस्ती से रहना है, ये जो 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने की स्ट्रैटेजी है उससे याद ज्यादा आ जाते हैं पॉइंट्स, वरना पॉइंट्स कम याद होते हैं। मस्ती से रहने का, और हर बार जब अपने 3-4 पॉइंट बोले फिर देखने का। अब इसमें आपको 1-2 नया पॉइंट दिमाग में चिपक जाता है, अगले रिवीजन में वो नया पॉइंट आएगा, ट्रांसफर रिलेटेड हो गया कि ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, तो इस तरह से एग्जाम में बहुत मस्ती से हमारे सारे पॉइंट हो जाते हैं। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में ये डर होता है कि ब्लैंक हो गए, लेकिन अगर समझते हुए कि एक स्टाइल से, तो एग्जाम में बहुत असिस्ट कर देगा वो टॉपिक, और जितना रिवीजन करते हैं उतना हमारे फ्रंट में रहता है और बहुत मस्ती से आंसर हम कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कंप्लीट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 16 है ना, यस, वी कंप्लीट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 16, एक तूफान चैप्टर। थैंक यू सो मच। इसको मस्ती से बार बार देखते रहेंगे हम लोग, अगर देखते भी रहेंगे इस रिवीजन को, 5 टॉपिक्स मस्ती से हो जाते हैं। अपने एफर्ट्स ऑब्वियसली हमको साथ में लेने ही है, अभ्यास शीट प्रैक्टिस करनी, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ करेंगे हम अच्छे से, लेकिन अगर ये टॉपिक्स याद हो जाते हैं तो हमारे बहुत हद तक चीजें खत्म हो जाएगी। स्टेप 1 इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू इट्स कोर ड्यूरिंग रेगुलर डिटेल लेक्चर्स। उसके स्टेप 2 इज क्विक रिवीजन अगेन एंड अगेन, रिवाइजिंग द टॉपिक क्यूमुलेटिवली, वो करते रहते हो कोई, ताकि तुम्हें फंडिंग में ये स्ट्रैटेजी तूफान है, ये कर लिया एंड वील बी एबल टू किल इट। खेलो को ऐश करो, एंजॉय योरसेल्फ, यू विल हैव अ वंडरफुल डे टुडे, बाय।